तो आवाज ही नहीं गया तो क्या मतलब? इसको बंद कर दो। अब माइक बंद कर दो ना, जब मैं हेलो हेलो हेलो, सही हो गई? चाहो सब फोन छोड़ो। कमेंट वाला हेलो, आ रही आवाज? हाँ जी, बच्चा तो कह रहा है कि नाउ ओके। हाँ सर, अब आएगी। क्या आएगी? आवाज आएगी अब? चलिए, आवाज आ रही है? अगर आवाज आ रही है तो आप लोग हमें सुन पा रहे हैं तो कृपया लिख दीजिए यस और नो। मैं कमेंट का जवाब नहीं दूंगा क्योंकि मैं कमेंट का जवाब दे करके डिप्रेशन में चला जाता हूं, इसलिए मैं कमेंट नहीं पढ़ूंगा। आपके काम की चीज़ है। तो नमस्कार, फिर से आपका toppersiq.com पर स्वागत करता हूं और साथ ही साथ मैं आप लोगों को गवर्नमेंट जॉब एकेडमी पर भी आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आरआरबी एनटीपीसी और आरआरबी जेई से जो रिलेटेड क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्ज़ाम में भविष्य में आने वाले हैं उसको लेकर के मैं आपके सामने आया हूं। और इन फ्यूचर मैंने अभी हुआ क्या कि आरआरबी जेई का एग्ज़ाम हुआ तो मैंने जब उसमें देखा तो उसमें जो क्वेश्चंस आए हुए थे वो एसएससी के पुराने पेपरों में से उठा करके क्वेश्चन दिया हुआ था। इसीलिए मैंने सोचा कि एसएससी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं जो आरआरबी जेई के लिए आने वाले हैं उससे रिलेटेड हम आपको क्वेश्चन कराएं। और हम आपको पेड कोर्स के अंतर्गत बहुत लाभ मुझे मिला है क्योंकि पेड कोर्स 700 से ऊपर बच्चों ने खरीद लिया और उस कोर्स के माध्यम से काफ़ी उन्हें लाभ पहुंच रहा है। हम पीडीएफ प्रोवाइड कर रहे हैं, साथ ही साथ हम एमसीक्यूज भी लोड कर रहे हैं ताकि बच्चों को लाभ मिल सके। इस पेड कोर्स का सिर्फ एक सिद्धांत है और एक आपको बताने का सिर्फ एक कारण था और लाने का भी एक कारण था ताकि आप सिस्टमैटिक तरीके से आप अपनी स्टडी को कर सकें और भविष्य में चल करके आप सरकारी नौकरी प्राप्त कर सकें। तो आइए फिजिक्स के बहुत महत्वपूर्ण एमसीक्यूज में आपके सामने कराने जा रहा हूं। तो स्टार्ट करते हैं फिजिक्स के एमसीक्यूज। चलिए, तो देखिए यहां पर 50 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। हाँ, पहला क्वेश्चन सभी लगभग जानते रहते हैं इस क्वेश्चंस को। अ पर्सन इज हर्ट ऑन किकिंग स्टोन ड्यू टू। मैंने आप लोगों को पढ़ाया भी था, इसमें बताया भी था कि अगर कोई पर्सन पत्थर को किक मारता है तो पत्थर तो दूर जाएगा ही जाएगा लेकिन उस व्यक्ति को भी चोट लगेगी। तो याद रखिएगा यह क्वेश्चन बहुत आसान है। इसमें यह है कि एक्शन किया जाएगा, रिएक्शन भी होगा। तो आपका जो आंसर हो जाएगा एक्शन और रिएक्शन का, यानी क्रिया और प्रतिक्रिया आंसर हो जाएगा। तो याद रखिए इसका आंसर क्या हुआ? सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, अ बॉडी विथ यूनिफॉर्म मोशन, एक समान गति के साथ एक वस्तु क्या कर सकती है? त्वरित नहीं हो सकती, शायद त्वरित होती है, एक समान वेग में रहती है, त्वरित हो सकती है। तो मैं आपको इसका एक कंसेप्ट बताता हूं और उस कंसेप्ट को देख करके आप स्पष्ट बता सकते हैं कि क्या चीज सही है और क्या चीज गलत। देखिए इधर बेटा पूछा क्या है? अ बॉडी विथ यूनिफॉर्म मोशन। एक बात बताइए, एक वस्तु है, यह वस्तु यहां से चल रही है, इसकी वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं हो रही है, इसके वेलोसिटी में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? क्या वेग में परिवर्तन नहीं हो रहा है तो यूनिफॉर्म मोशन हुआ, यानी ए बराबर क्या हो गया? 0 हो गया। इसका मतलब यह हुआ कि क्या यह बॉडी कभी अपने वेग में परिवर्तन कर सकती है या नहीं कर सकती। जैसे मैं आपको एक सिंपल बात बताता हूं कि आप मोटरसाइकिल स्टार्ट करते हैं और जब आप मोटरसाइकिल स्टार्ट करते हैं और हर समय आप 20 20 20 के वेलोसिटी से चल रहे हैं, 20 20 के वेलोसिटी से चल रहे हैं
और मान लीजिए आपको अपनी स्पीड बढ़ानी हो और फिर बढ़ानी हो, फिर बढ़ानी हो, फिर बढ़ानी हो, इसका मतलब आप अगर यूनिफॉर्म मोशन कर रहे हैं तो इसका मतलब यह भी हुआ कि आपकी बॉडी में त्वरण उत्पन्न किया जा सकता है। तो बहुत सिंपल सी बात है, आपका उत्तर क्या हो जाएगा? तो आपका उत्तर होगा क्या? सिंपल सा आंसर है, त्वरित हो सकती है। यानी अगर कोई वस्तु जा रही है सेम वेलोसिटी से तो उसमें एक्सेलरेशन पैदा किया जा सकता है। एक सिंपल सा कंसेप्ट है ये आपका। तो इसका आंसर क्या हुआ? बी आंसर हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। बी आंसर है। हाँ, ये क्वेश्चन बहुत पहले एसएससी में आया हुआ था, इसीलिए मैं इसको सॉल्व भी करता हूं आपके सामने। क्वेश्चन ये है, ए त्वरण के साथ एम द्रव्यमान की गोली किसी लकड़ी के टुकड़े पर दागने के पर इसका अंतिम वेग क्या होगा? लास्ट वेलोसिटी पूछा हुआ है। बेटा देखो, आपके सामने दिया क्या है? ए दिया है। आपके सामने दिया क्या है? आपके सामने मास दिया है। और हम अब क्या करते हैं, लकड़ी के टुकड़े का मास ले लेते हैं। तो सुनिएगा, एक फार्मूला बनता है, उस फार्मूले का नाम है MA इज इक्वल टू ब्रैकेट में लकड़ी के टुकड़े का मास लीजिए प्लस ये वाला मास लीजिए M, फोर्स लगाना, फोर्स मतलब MA होता है, और हम इसे लिखते हैं V, वेलोसिटी। तो V बराबर क्या हो गया? MA अपॉन क्या हो गया? MA अपॉन M प्लस M। तो आपका जो आंसर होगा वो ये वाला आंसर होगा। इसका मतलब आपका आंसर क्या हुआ? ये आंसर होना चाहिए। फोर्स लगाया है, त्वरण ए के साथ m द्रव्यमान की कोई गोली किसी लकड़ी के टुकड़े पर दागने पर इसका अंतिम वेग क्या होगा? तो लास्ट वेलोसिटी आपको निकालनी है। तो इसका जो आंसर होगा MA अपॉन M प्लस M, इसका आंसर हो जाएगा। सिंपल सा कंसेप्ट है, ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर क्या है? बी है। चलिए अगला क्वेश्चन जानते हैं। अगला क्वेश्चन भी बहुत आसान है। प्रोजेक्टाइल मोशन में सबसे अच्छी वेलोसिटी किसमें होती है? तो 45 के एंगल पर होती है। ध्यान रखिएगा इस बात को। चलिए देखते हैं। मैं आप लोगों को एक फार्मूला बताता हूं, उसको सॉल्व करिएगा। तो इस फार्मूले का नाम है रेंज बराबर क्या होता है? यू स्क्वायर प्लस साइन 2 थीटा अपॉन क्या होता है? जी। हाइट बराबर क्या फार्मूला होता है? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ये फार्मूला आप जब यहां पर पुट करोगे तो आपका जो आंसर आएगा वो 45 का आएगा। तो इस फार्मूला यानी प्रोजेक्टाइल मोशन के फार्मूले से आप भी बड़ा ही आसानी से इसको निकाल सकते हैं। ये मैं आपको क्लास के दौरान पढ़ाते समय इसको मैं प्रूफ करके आपको समझाऊंगा। तो अभी इसका आंसर क्या है? तो आंसर है बी, यानी 45 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा। एक सेकंड, इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। तो ध्यान रखिएगा, प्रोजेक्टाइल मोशन सबसे अच्छा 45 डिग्री के कोण पर होता है, इसीलिए आप इसको 45 डिग्री ही मानिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नांकित में से कौन सा आभासी बल है? विच इज द फॉलोइंग फोर्स इज वर्चुअल फोर्स? बालक, एक फोर्स ऐसा होता है जो इंटरनली लगता है। जब सेपरेटर चलता है, जब मक्खन निकालने वाली मशीन बीचों बीच चलता है तो बाहर की ओर मक्खन फेंकता है। तो वो जो फोर्स इंटरनली लगेगा वह फोर्स आभासी बल कहलाता है। तो आभासी बल इसमें से कौन सा है? तो उस बल का नाम है अपकेंद्रीय बल। ध्यान रखिएगा, यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आया भी हुआ है। तो इसका आंसर क्या हुआ? आप इसको ऐसे याद कर लीजिए क्या कि ये बताओ वर्चुअल फोर्स इज आल्सो नोन एज, तो उसका आंसर क्या हो गया? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान रखिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आंशिक अथवा अकाल्पनिक बल है? अभी अभी
बताया हूं आपको, लेकिन यहां पे क्या लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्स इज डिसएपेटिव। तो मतलब इसका मतलब क्या हुआ, बहुत सिंपल सा आंसर है, आंसर बता दीजिए। छठे का आंसर क्या होगा, आपको मालूम होना चाहिए निम्नलिखित में से कौन सा क्षणिक अथवा अल्पकालिक बल है। देखो बेटा, ये परमानेंट बल होता है, आपके शरीर में लगता ही रहता है। चुंबकीय बल भी परमानेंट बल है, चुंबकीय बल परमानेंट बल है, लेकिन सबसे कम समय के लिए कौन सा फोर्स लगता है, तो उस कम वाले बल का नाम है घर्षण बल, क्योंकि थोड़ी देर के लिए लगता है, बाद में ये फोर्स हट जाता है। तो याद रखिएगा, इसका आंसर क्या हुआ, बी। तो ये क्या हो गया, आपका घर्षण बल हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक वस्तु द्वारा तय की गई दूरी तय करने में लिए गए समय के वर्ग के समानुपाती होती है, तो इसका त्वरण क्या होता है। बेटा मैं सिंपल सी बात बताता हूं, इस क्वेश्चन को ध्यान से सुनने की कोशिश करिए। एक वस्तु है, द्वारा तय की गई दूरी, यानी यहां डिस्टेंस दिया है, दूरी तय करने के लिए समय के वर्ग के समानुपाती होती है, इसका त्वरण क्या होगा। तो मैं आपको बताता हूं, जब कभी भी दूरी की बात आती है तो वहां पर एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है, यानी कभी भी आप जाइएगा तो एक्सेलरेशन हर जगह कांस्टेंट होगा, ना बढ़ेगा ना घटेगा। तो इसीलिए इसका आंसर क्या होगा, अचर हो जाएगा या कांस्टेंट हो जाएगा। तो देखिए इसका आंसर क्या हुआ, डी आया। चलिए अगला क्वेश्चन। जब किसी वस्तु को द्रव में डाला जाता है तो उसके ऊपर कौन सा बल लगता है, वो मैं आपको बताने जा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए किसी पानी में ये कोई वस्तु डाल दिया गया, तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए एक फोर्स जो लगता है वो ऊपर की ओर लगता है। इस बल को हम बोलते हैं अपवर्ड थ्रस्ट, लेकिन नीचे की ओर आपका क्या लगेगा, वेट लगेगा। इसका मतलब ये हुआ कि ऊपर की ओर भी बल लगता है, नीचे की ओर भी वेट आता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए और बी। द्रव्यमान से कोई लेना देना नहीं होता है। तो आंसर आपका क्या हुआ, जब किसी वस्तु को द्रव में डाला जाता है तो उसके ऊपर कौन सा बल काम करता है, अब थ्रस्ट भी काम करता है, वेट भी काम करता है, दोनों चीजें काम करती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। डी आंसर है आपका, ये देख लो। चलो अगला क्वेश्चन। जब दूध को मथा जाता है तो मलाई दूध से अलग हो जाती है। बहुत आसान क्वेश्चन है, अभी अभी आपके सामने डिस्कस किया है। उसका नाम है क्या, अपकेंद्री बल या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब सी आंसर है। हाँ, दूध से मलाई का बिल्वो, वही सेम क्वेश्चन है, 2 बार रिपीट हो चुका है ये। तो याद रखिए इसका नाम है अपकेंद्री बल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ध्यान रखिएगा। इसका बी आंसर है। हाँ, न्यूटन के गति के पहले नियम से क्या चीज परिभाषित होता है। मैंने आप लोगों को पढ़ाया है, बहुत सरल क्वेश्चन है, कृपया उत्तर देने का प्रयास करिए। ठीक है, तो याद रखिएगा इसका जो उत्तर होगा वो क्या होगा, जड़त्व, तो इसका उत्तर हो जाता है। तो यानी न्यूटन का पहला नियम लॉ ऑफ इनर्शिया पर आधारित होता है, इसीलिए इसका आंसर क्या हुआ, इसका आंसर हुआ इनर्शिया। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक समान गति से चल रही रेलगाड़ी से एक व्यक्ति द्वारा एक गेंद गिराया गया, इसे प्लेटफॉर्म पर खड़ा एक पर्यवेक्षक इसका निरीक्षण करता है, तो पर्यवेक्षक द्वारा निरीक्षित पथ क्या होगा। बहुत आसान है, ध्यान रखिएगा। देखो बहुत आसान क्वेश्चन है, कृपया सॉल्व करिए आप लोग। मैं 2 मिनट का समय, 1-2 मिनट का, 1-2 सेकंड का समय आप लोगों को दे देता हूं। ऐसे ही थोड़ा सा दिमाग लगाइए इस क्वेश्चन को। हाँ बताइएगा बालक, क्या आंसर हो सकता है इसका। हाँ तो देखिएगा, मान लीजिए हम प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं, कोई ट्रेन में बैठा है, उसने एक बॉल गिराया, तो मालूम है कौन सा मोशन हो जाता है, पैराबोलिक मोशन। ऐसे बॉल गिरेगी, इस तरीके से बॉल गिरेगी, तो हमको जो दिखाई देगा वो पैराबोलिक मोशन दिखाई देगा। यानी पैराबोलिक यानी एक तरफ उभरा हुआ मोशन आपको इस तरीके से दिखाई देगा। हम इसका आंसर क्या बता सकते हैं, पैराबोलिक होना चाहिए इसका आंसर। ठीक है, सिंपल सा आंसर है पैराबोलिक, आपका आंसर हो जाएगा, सिंपल सा आंसर। चलो आगे बढ़ते हैं। सड़क पर गतिमान बैलगाड़ी के पहिए की गति किस प्रकार की गति का उदाहरण है, बताइए।
बहुत सिंपल उत्तर है, बहुत ही आसान है। याद रखना, किसी भी अक्ष के, मान लो किसी भी अक्ष या एक्सिस के चारों तरफ राउंड लगाना ना, उसे हम घूर्णन गति कहते हैं, ट्रांसलेटरी एंड रोटेटरी मोशन। तो याद रखना, किसी भी बैलगाड़ी में जो पहिया होता है वह किस आधार पर काम करता है, तो उसका आंसर क्या हुआ, रूपांतरित व घूर्णन, ट्रांसलेटरी एंड रोटेटरी मोशन होता है। इसका आंसर सी हुआ, जैसा कि आपने यहां पर देखा। अगला चलते हैं। उच्च द्रव्यमान वाले एक टेनिस बॉल व एक क्रिकेट गेंद को समान वेग से फेंका जाता है, तो क्रिकेट गेंद को रोकने के लिए हमें निम्नांकित में से कितना आवश्यक होगा। बेटा देखो, फोर्स डिपेंड करता है मास पर। तो आपके हाथ में दो बॉल है, एक टेनिस की और एक क्या है, क्रिकेट की। तो क्रिकेट की बॉल का मास ज्यादा होगा और टेनिस के बॉल का मास कम होगा। तो डेफिनेटली जब आप उस बॉल को कैच करोगे या पकड़ोगे तो जो क्रिकेट बॉल होगी उससे फोर्स ज्यादा आएगा। तो आपका आंसर वही हो जाएगा। बताना, अधिक बल की जरूरत होगी, मोर फोर्स की, समान बल की, अनंत बल की, कम या न्यूनतम बल की। तो मेरा जो आंसर होगा वो क्या होगा, अधिक बल, क्योंकि मास ज्यादा है इसलिए अधिक बल लगेगा। ध्यान रखिएगा। अगला चलते हैं। एक साइकिल चालक को वृत्तीय गति में किस तरफ झुकना चाहिए, बताओ। बहुत इजी क्वेश्चन है। बताओ, एक वृत्तीय गति में किधर घूमेगा। एक साइकिल चलाने वाला क्या करता है, ऐसे झुकता है। तो ये साइकिल हो गई, तो सेंटर की तरफ झुकेगा ना बेटा। तो याद रखना इसका आंसर क्या हो जाता है, तो इसका जो सिंपल आंसर होगा वो केंद्र की ओर होगा। ठीक है, तो साइड वाइज टुवर्ड्स द सेंटर। ध्यान रखिएगा इस बात को। क्या आंसर हुआ, केंद्र की ओर हो जाएगा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वृत्तीय पथ पर गतिशील एक वस्तु उदाहरण है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। यानी मान लो ये सर्कुलर मोशन है, सर्किल में एक वस्तु उदाहरण किसका है, मतलब क्या, बताओ 16 का आंसर क्या होगा। देखो बहुत सिंपल सी बात है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी एंड वेरिएबल एक्सेलरेशन नहीं, यूनिफॉर्म स्पीड एंड कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं, यूनिफॉर्म स्पीड एंड वेरिएबल वेलोसिटी, ये आंसर होगा। देखो बताता हूं कैसे। मान लो कोई यहां से चल रहा है, ठीक है, तो क्या होगा, उसकी स्पीड हर जगह क्या होगी, उसकी हर जगह स्पीड एक जैसी होगी। ठीक है, लेकिन बेटा हर जगह डायरेक्शन बदलेगा और वेलोसिटी और स्पीड में कोई अंतर नहीं होता। मैंने आपको क्लास में पढ़ाया था। तो याद रखना, वेलोसिटी और स्पीड में कोई अंतर नहीं होता, वेग और चाल में कोई अंतर नहीं होता। तो वस्तु एक वेग से चल रही है लेकिन उसकी वेलोसिटी में चेंज होगा, क्योंकि पहले ये इधर जाएगा तो अलग डायरेक्शन, इधर जाएगा तो अलग डायरेक्शन, इधर जाएगा तो अलग डायरेक्शन। तो याद रखना, वेलोसिटी अलग अलग होगी लेकिन स्पीड क्या होगी, सेम होगी। ध्यान रखना। तो बेटा इसका आंसर क्या हुआ, सी। चलो देखो, इसका आंसर सी हुआ। आगे बढ़ते हैं। घर्षण कोण तथा अभिशयन कोण होते हैं, बताओ। एंगल ऑफ फ्रिक्शन एंड एंगल ऑफ रिपोज फाउंड टू बी एज, यानी मान लीजिए कोई वस्तु है, ठीक है, और मान लीजिए ये कोई वस्तु है, इन दोनों के बीच में घर्षण होगा। तो ये बताइए, दोनों के बीच में अगर घर्षण होगा तो दोनों के एंगल सेम होंगे, बढ़ेंगे, घटेंगे, यानी दोनों फोर्स के एंगल बढ़ेंगे, घटेंगे या सेम रहेंगे। आंसर बताइए इसका कृपया। तो याद रखना बालक, जितना ज्यादा फोर्स एक वस्तु लगाएगी उतना ही फोर्स दूसरी वस्तु भी लगाएगी, रुकने में मदद करेगी। मान लो हम पैदल चल रहे हैं और हमने जूते पहन रखे हैं और सड़क पर हम चल रहे हैं, तो जितना फोर्स हमारे जूते का निचला हिस्सा लगाएगा उतना ही फोर्स रोड भी लगाएगी। तो याद रखना, इसमें जो एंगल बनता है वो सेम बन जाता है, यानी परस्पर बराबर हो जाता है, यानी इक्वल टू ईच अदर, दोनों का एंगल सेम हो जाएगा। ए आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। रॉकेट किस सिद्धांत पर काम करता है, कल ही बता चुका हूं, रेखीय संवेग संरक्षण के नियम पर आधारित होता है, इसलिए इस पर ज्यादा समय बर्बाद नहीं करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक गोली या बुलेट दागने पर
घर्षण मुक्त टेबल पर पड़े स्थिर ठोस टुकड़ा में धंस गई गड़ जाती है। इस प्रक्रिया में किस भाग या राशि का संरक्षण होता है? बता दीजिए किस चीज का संरक्षण होता है बेटा। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत ही, हाँ बताइए किस चीज का कंजर्वेशन होता है? तो ध्यान रखना मोमेंटम का कंजर्वेशन होता है। तो याद रखना कभी भी एक गोली या बुलेट दागने पर, देखो कल ही पढ़ाया हूं कि जब गोली चलाई जाती है तो गोली जब चलाई जाती है ना तो उसमें मोमेंटम होता है और मोमेंटम ही इसका आंसर होगा। और इसमें क्रिया प्रतिक्रिया का नियम लगता है, एक्शन रिएक्शन का नियम लगता है। इसीलिए गोली जब चलती है तो उसमें मोमेंटम होता है, संवेग होता है। तो याद रखिएगा उसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तो आंसर होगा क्या? मोमेंटम ओनली। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बी आंसर है इसका। आगे बढ़ते हैं। जल की सतह पर लोहे की सुई क्यों तैरती है जब इसे हल्के से जल की सतह पर रखा जाता है? बहुत आसान क्वेश्चन है, सरफेस टेंशन से रिलेटेड होगा तो बहुत आंसर इजी है। तो नोट कर लीजिए, सरफेस टेंशन या पृष्ठ तनाव। नेक्स्ट देखिए ए आंसर है इसका। हाँ, एक नाव में जल में नहीं डूबेगी, एक नाव जल में नहीं डूबेगी जब उसके द्वारा विस्थापित जल उसके आयतन के बराबर होगा, भार के बराबर होगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल या घनत्व के बराबर होगा। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाता है बताइए? देखो इसका आंसर मैं आपको बता देता हूं। एक नाव, आप लोगों ने आर्किमिडीज का सिद्धांत पढ़ा होगा और नहीं पढ़ा है तो मैं आपको पढ़ाऊंगा, उसमें अलग वीडियो आएगा। तो याद रखना आर्किमिडीज का सिद्धांत ये कहता है कि आखिरकार किस तरीके से कोई भी वस्तु पानी पर तैरती है। तो उनका जो कंसेप्ट है वो क्या है? उनका जो कंसेप्ट है कि कोई भी वस्तु पानी में तैरेगी, अपने वेट के बराबर पानी को डिस्प्लेस करेगी। यानी मान लो मुझे पानी के ऊपर रख दिया गया और मैं 100 किलो का हूं तो मैं अपने वेट के बराबर पानी को हटा दूंगा। तो याद रखना इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? वेट होगा। एक नाव जल में नहीं डूबेगी जब उसके द्वारा विस्थापित जल किसके बराबर होगा? उसके वेट के बराबर होगा। ध्यान रखिएगा इस बात को। तो इसका आंसर हुआ बी। चलिए अगला जानते हैं। बर्फ के एक टुकड़े के साथ शीशे के एक टुकड़े को अंतः विस्थापित कर उसे भरे जल में तैराया जाता है। यदि बर्फ गलती है तो जल की सतह क्या होगी? बताओ आंसर क्या होगा? बर्फ के एक टुकड़े के साथ शीशे के एक टुकड़े को अंतः विस्थापित कर उसे भरे जल में तैराया जाता है। यदि बर्फ गलती है तो जल की सतह क्या हो जाती है बेटा? तो बेटा याद रखना जल की सतह कम हो जाती है। क्या हो जाती है? कम हो जाती है। मैं इसका सिद्धांत बताता हूं आपको। आपको मालूम होना चाहिए, हमने एक बर्फ का टुकड़ा लिया, हमने एक शीशे का टुकड़ा लिया, दोनों को हमने पानी में डाल दिया। अब क्या हुआ? बर्फ गल गई। तो बर्फ जब गल जाती है तो उसका वॉल्यूम क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो याद रखना जब बर्फ गल जाती है तो उसका वॉल्यूम कम हो जाता है। वॉल्यूम कम होगा तो पानी का सतह भी क्या हो जाता है? कम हो जाता है। ध्यान रखना इस बात को। तो आपका आंसर क्या हुआ? बी। इसका मतलब इसकी सतह क्या हो जाएगी? जल की सतह की कमी आ जाएगी। ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। ऑटोमोबाइल स्वचालित मोटर वाहनों में प्रयुक्त द्रव क्या होता है? बर्नौलीज, पास्कल। बहुत आसान क्वेश्चन है, हमको लगता है आप आंसर दे देंगे। नाम है पास्कल्स लॉ। पास्कल के नियम पर आधारित होता है और इसे हम हाइड्रोलिक सिस्टम कहते हैं। तो हाइड्रोलिक सिस्टम किस नियम पर काम करता है? तो उस नियम को कहते हैं क्या? पास्कल्स लॉ। पास्कल्स जो हैं एक साइंटिस्ट हुआ करते थे और इन्होंने सबसे पहले प्रेशर के बारे में एक्सप्लेनेशन दिया था। इसीलिए प्रेशर की यूनिट को भी हम पास्कल के नाम से भी जानते हैं। ध्यान रखिएगा इस बात को। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे समझाते हैं आपको। बी सी आंसर है पास्कल्स लॉ। हाँ, तेल की बूंदें जल पर फैल जाती हैं क्योंकि तेल जल से हल्का होता है, तेल की श्यानता अधिक होती है, तेल जल में मिश्रित नहीं होता, तेल का पृष्ठीय तनाव जल से कम होता है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बता दीजिए। ये सारा देखो तेल वगैरह का जो
फैलना, नहीं फैलना, सिकुड़ना, ये सब सरफेस टेंशन पर आधारित होता है। तो इसका आंसर क्या हुआ? डी हो गया। चलिए अगला जानते हैं। हाँ, एक फाउंटेन पेन किस सिद्धांत पर काम करती है? तो फाउंटेन पेन हमेशा किस पर काम करेगी? तो वो आपका आंसर क्या होगा बताइए आप जरा सा। देखो बेटा, फाउंटेन पेन हो, चाहे वो स्पंज हो, चाहे वो किसी लालटेन की बत्ती हो, सब कुछ केशिकत्व पर काम करते हैं, कैपिलरी एक्शन पर काम करते हैं। तो याद रखना, जैसे मान लो ये आपका वस्तु पेन है, इस पेन के अंदर की इंक बाहर आती है, एक छोटे सा आगे की ओर फाउंटेन पेन में कट लगा होता है। तो याद रखना उसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? कैपिलरी एक्शन या केशिकत्व। बी आंसर है, देख लीजिए। अगला क्वेश्चन, शेविंग ब्रश के रे से जल से बाहर निकलते ही आपस में चिपक जाते हैं। बहुत सरल क्वेश्चन है, ये भी सरफेस टेंशन होगा। मुझे लगता है इसका आंसर आपको पता होगा। सरफेस टेंशन, ये सब बहुत पुराने क्वेश्चन हैं, ये आप लोगों को आते होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। गिरती वर्षा की बूंद गोलाकार क्यों होती? ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, आप इसका आंसर कर सकते हैं, ये भी सरफेस टेंशन के कारण होता है। चलिए, ये सारे क्वेश्चन आपके आरआरबी जेई में अभी कुछ दिन पहले आ चुके हैं, इनमें से कई क्वेश्चन आ चुके हैं। सभी मूल आधारीय बलों में से सबसे कमजोर बल कौन सा होता है? बताइए, सबसे कमजोर बल कौन सा होता है? मैंने आपको एक वीडियो में पढ़ाया था कि हम अगर बैठे हैं कहीं पर, एक दूसरे, मतलब मान लो आप बैठे, हम बैठे, दोनों एक दूसरे के पास बैठे, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, लेकिन हम एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण, लेकिन हमें महसूस नहीं होता कि हम एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा क्या? ग्रेविटेशनल फोर्स होगा। और बेटा, ये सबसे कमजोर बल है, लेकिन सबसे स्ट्रांग बल कौन सा होता है? तो उसका नाम होगा क्या? नाभिकीय बल। सबसे स्ट्रांग फोर्स के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन जानते हैं, इसका आंसर ए होगा। हाँ, कठोरता के मापांक का अनुपात क्या होता है? बताइए। द मॉड्यूल्स ऑफ रिजिडिटी इज द रेशियो ऑफ, यानी ये मालूम है क्या है? ये इलास्टिसिटी का क्वेश्चन है, प्रत्यास्था का क्वेश्चन है। प्रत्यास्था में कई मॉड्यूल्स हैं, यंग मॉड्यूल्स है, बल्क मॉड्यूल्स है, तो ये रिजिडिटी का मॉड्यूल्स है। बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा बताइए। देखो बेटा, इसका जो आंसर होता है वो होगा शेयरिंग स्ट्रेस एंड शेयरिंग स्ट्रेन। हमेशा याद रखना, मॉड्यूल्स निकाला जाता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, प्रतिबल अपॉन प्रतिरूप, यानी विकृति के नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा? सी। जब हम पढ़ाएंगे इस चैप्टर को तब आपको बताने की कोशिश करेंगे। चलिए अगला जानते हैं। सी आंसर हुआ। हाँ, लोहे से बना गोला जब पारे से भरे बर्तन में डुबोया जाएगा तो यह क्या होगा? बताओ इसका आंसर क्या होगा? बहुत आसान है, बता दो। लोहे से बना गोला जब पारे से भरे बर्तन में डुबाया जाएगा तो क्या होगा? डूब जाएगा, पारे की सतह पर तैरेगा, अंशतः डूबेगा, पारे में डूब जाएगा। मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। पारे का जो कोहेसिव फोर्स होता है वो ज्यादा होता है और एडहेसिव फोर्स कम होता है। इसीलिए क्या होता है, पारे में किसी भी वस्तु को डुबोना बहुत आसान नहीं होता। पारे में ज्यादातर वस्तुएं क्या होती हैं? तैरती हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि पारे की सतह पर तैरेगा, चाहे वो लकड़ी डाल दो, चाहे वो लोहा डाल दो, या कोई भी वस्तु डाल दो, पारे की सतह पर कोई भी वस्तु क्या हो जाती है? तैर जाती है। ध्यान रखिएगा। चलिए अगला जानते हैं क्वेश्चन। बी आंसर होगा इसका। हाँ, गीले कपड़े सुखाने की मशीन किस केंद्र पर काम करती है? किस बल पर? सब लोग जानते हैं इसको। इसके लिए इसका आंसर होगा क्या? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। यानी बीच में सेंटर है और इसके चारों तरफ जो फोर्स लग रहा है इसी को कहा जाता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। यानी इस तरफ मान लो ये ऐसा फोर्स लगता है, बाहर की ओर जितने भी फोर्स लगते हैं ये वाले फोर्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे आते हैं। ये बी आंसर हुआ। हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा पृष्ठीय तनाव का परिमाण है? गुरुत्वाकर्षण खिंचाव, केशिकत्व, श्यानता, विकिरण। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कृपया आप इसका बताइए।
यानी सरफेस टेंशन पे क्या आधारित हो सकता है, तो वो कैपिलरी एक्शन केशिकत्व आधारित होता है। तो ध्यान रखिएगा इसका जो आंसर होगा वो केशिकत्व क्रिया आधारित होता है। ये सब चैप्टर में मैं आप लोगों को पढ़ाने की कोशिश करूंगा। अगला जानिए, चलिए, बांध की दीवार का आधार चौड़ा क्यों होता है? बहुत आसान क्वेश्चन है, बता दीजिए इसको आप लोग। यानी जो बांध होता है पानी वाला, जहां जैसे भाखड़ा नांगल बांध और बहुत सारा जो है सरदार सरोवर बांध, जो भी बहुत सारे बांध हैं, इन सभी बांधों में जो उसका बेस होता है वो बहुत चौड़ा, या मकान या घर का बेस क्यों चौड़ा बनाया जाता है, ये आप बताइएगा हमें। देखो, बिकॉज स्ट्रीमिंग इज रिक्वायर्ड टू द वेस्टैंड प्रेशर इज इंक्रीज विद डेप्थ। इससे गहराई के साथ सहनीय प्रतिरोध क्षमता बढ़ जाती है। देखो बेटा, मैं आपको बताता हूं, जैसे जैसे गहराई बढ़ती है वैसे वैसे प्रेशर बढ़ता है। जैसे जैसे पानी के अंदर चलते जाओगे वैसे वैसे दाब बढ़ता जाएगा। और अगर आपको दाब को बढ़ाना है तो आप समझ सकते हैं कि अगर आपका बेस मजबूत नहीं होगा कंक्रीट का, तो वो दबाव के कारण उस बांध की बेस टूट जाएगा और सैलाब आ जाएगा। तो इसीलिए बेस को मजबूत इसलिए बनाया जाता है, इससे गहराई के साथ सहनीय प्रतिरोध क्षमता बढ़ जाती है। ध्यान रखिएगा, समुद्र हो या नदी, गहराई बढ़ने के साथ साथ उसका दाब भी बढ़ता है। इसीलिए प्रतिरोध को झेलने के लिए उस पे उसका आधार चौड़ा बनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बी आंसर है इसका। बताइए, निम्नलिखित में से किस द्रव में श्यानता अधिक होगी? देखो, मैं आपको पहले ही बता देता हूं, श्यानता का मतलब होता है गाढ़ापन। ठीक है, तो बताइए इन सब में ज्यादा गाढ़ा कौन है? तेल, दूध, पेट्रोल, जल, कौन ज्यादा गाढ़ा होगा? बता दीजिए आप जरा। सबसे ज्यादा गाढ़ा कौन होगा? तो मैं आपको बताता हूं, तेल इसमें सबसे ज्यादा विस्कस होगा इन सब में। उसके बाद दूध होगा और फिर उसके बाद पेट्रोल होगा, फिर लास्ट में क्या होगा? जल होगा। ध्यान रखिएगा इस बात को। चलिए अगला बढ़ते हैं, ए आंसर है। हां, अपमार्जक या सर्फ या डिटर्जेंट मिलाने पर जल का पृष्ठीय तनाव कम हो जाता है। याद रखिएगा, पानी में कुछ भी मिला दो उसका सरफेस टेंशन कम हो जाएगा, और इसीलिए डिटर्जेंट मिलाते हैं पानी में ताकि अच्छे से कपड़ों की सफाई हो सके। क्योंकि ज्यादा सरफेस टेंशन वाली जगह से, ज्यादा सरफेस टेंशन वाले पानी से कपड़ों की अच्छी सफाई नहीं हो पाती। तो डेफिनेटली क्या होगा? घटेगा। तो आंसर क्या हो गया? घटेगा। चलो देखो, आंसर बी होगा। आगे बढ़ते हैं, वर्तिका अथवा दिया की बाती से तेल के ऊपर चढ़ने को क्या कहते हैं? सिंपल सा बात है, तेल का घनत्व, तेल का पृष्ठीय तनाव, तेल का श्यानता, तेल का दबाव। बताइए इसका आंसर क्या होगा? आपको मैं अभी अभी बता चुका हूं, बत्ती वगैरह जो होती है वो सब कुछ केशिकत्व पर आधारित होती है, और केशिकत्व कहीं ना कहीं सरफेस टेंशन से रिलेटेड होता है। इसीलिए आपका आंसर क्या हुआ? तेल का पृष्ठीय तनाव के कारण ही ऐसा होता है। दिया बाती से तेल के ऊपर चढ़ने या बढ़ने उठने का कारण यही होता है। ध्यान रखना। आगे सी आंसर है। हाँ जी, यदि एक सामान्य ग्लास ट्यूब और एक ग्लास केशिका ट्यूब दोनों को जल के बर्तन में डुबोया जाता है तो जल का स्तर किसमें बढ़ेगा? बता दीजिए, जल का स्तर किसमें बढ़ेगा? आसान सा क्वेश्चन है, बताइए आप लोग। तो सुनिएगा, चाहे साधारण कांच हो चाहे केस नली हो, दोनों में दो फोर्स काम करते हैं। एक का नाम है कोहेसिव फोर्स, एक का नाम है एडहेसिव फोर्स। एक का नाम संसंजक बल है और एक का नाम आसंजक बल है। तो दोनों बल काम करते हैं, इसीलिए दोनों पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ध्यान रखिए, इसका आंसर क्या होगा? दोनों पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका आंसर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब दो छड़ें, एक तांबा तथा दूसरी इस्पात स्टील की छड़ को पानी में डुबोने पर समान उत्प्लावन बल उठाव का अनुभव होता है, तो दोनों क्या रखती हैं? बताइए। जब दो छड़ें, एक तांबा तथा दूसरी इस्पात, यानी दो छड़ है, एक तांबे की एक इस्पात की है, कि छड़ को पानी में डुबोने पर समान उत्प्लावन बल, यानी जो नीचे की ओर से पानी में फोर्स लगता है
उसे उत्प्लावन बल कहते हैं का अनुभव होता है। दोनों क्या रखती हैं? समान आयतन, समान भार, समान घनत्व या समान द्रव्यमान। बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो याद रखना बेटा, अगर दोनों एक साथ ऊपर की ओर आ जाएं तो समझ जाइए दोनों में वॉल्यूम क्या है? सेम है, इसीलिए ऊपर की ओर आ जाती हैं। चलिए अगला जानते हैं, इसका ए आंसर हुआ। चलिए, एक स्थिर चरखी का प्रयोग कुआं से जल निकालने के लिए किया जाता है, कारण बताइए। अ सिंगल फिक्स्ड पुली लगी होती है ना कुएं में, जो घड़ घड़ करती है पुली। तो याद रखना, पुली इज यूज ड्रॉ वाटर फ्रॉम अ वेल बिकॉज, क्या करने के लिए लगाया जाता है? बताओ। देखो, इसका जो आंसर होगा मैं बताता हूं आपको। ये तो गलत है, ये तो पहले गलत लगा लो। वेलोसिटी रेशियो इज लो, नहीं ये भी गलत है। मैकेनिकल एडवांटेज इज हाई, यानी आप जब पुली से पानी खींचते हैं तो इसमें यांत्रिक काम करते हैं, यानी मैकेनिकल वर्क करते हैं। तो उस मैकेनिकल वर्क को आसान करने के लिए उसमें पुली लगाया जाता है, ताकि आप बड़ी आसानी से घर्षण को कम किया जा सके, यानी फ्रिक्शन को कम किया जा सके, और उसके माध्यम से आप पानी को कुएं से आसानी से खींच सकें। तो इसका जो आंसर होना चाहिए वो बल सहज सुविधाजनक दिखा में आरोपित है, ध्यान रखिएगा, डी आंसर होगा। अगला जानते हैं, बॉल पेन के कार्य करने का सिद्धांत क्या है? अभी अभी बताया हूं, सरफेस टेंशन। ध्यान रखिएगा, 40 का डी आंसर होगा, याद रखिएगा। ये सब क्वेश्चन आपके कहीं ना कहीं घुमा घुमा के कभी केशिकत्व तो कभी किसी न किसी से पूछा जा चुका है। मिट्टी से जड़ की ओर रेशों तक जल पहुंचता है किससे? सिंपल सा आंसर है, केशिका दबाव के कारण होता है, जानते हैं आप लोग, बी आंसर होगा इसका। अगला जानते हैं, तैलीय सतह पर जल की बूंदों के ठहराव न होने का कारण क्या होता है? यानी कोई तेल की सतह है, उस पर जल की बूंद ठहरती नहीं है, उसका मुख्य कारण क्या है? बताइए। सिंपल सा आंसर है, जब पृष्ठ की बात आती है तो सरफेस टेंशन याद आता है, वही आंसर हो जाएगा आपका। चलो अगला जानते हैं, मलाई, यदि मलाई दूध से अलग होती है तो दूध का घनत्व घटेगा, बढ़ेगा, समान बना रहेगा, बढ़ जाएगा या घट जाता है? आंसर बताइए। तो याद रखना बेटा, यदि मलाई दूध से अलग होती है तो दूध का घनत्व क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए मलाई जब हम निकाल लेते हैं तो दूध के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, यानी जो उसके अणु होते हैं, वो और नजदीक हो जाते हैं, जिसका कारण उसका घनत्व बढ़ जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा? बढ़ जाता है। लोग क्या बोलेगा कि भैया उसमें से मलाई निकाल लिए तो उसका घनत्व घट जाएगा, नहीं, उसके मॉलिक्यूल्स और पास आ जाते हैं और उसका घनत्व और बढ़ जाता है। तो चलिए इसका आंसर ए हुआ। किस गुण के कारण रेन प्रूफ कोट तथा टेंट की सामग्री वस्तु में जल प्रतिरोधकता का गुण आता है? पृष्ठ तनाव के कारण। मैं आपको बताता हूं, पृष्ठ तनाव के कारण बूंदें सरक करके नीचे की ओर चली जाती हैं, इस वजह से रेन कोट वगैरह जो होता है टेंट प्रूफ में, वो सरफेस टेंशन वाला कंसेप्ट काम करता है। तो याद रखना इसका आंसर क्या हुआ? ए आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना इस बात को। चलिए अगला क्वेश्चन, जब दो बर्फ के टुकड़ों को एक साथ दबाया जाता है तो वे आपस में जुड़कर बर्फ का टुकड़ा बन जाते हैं, निम्नलिखित में से उनको जोड़ने में कौन सा बल काम करता है? बताइए आंसर क्या होगा? हाँ, ये देखो, ये क्वेश्चन थोड़ा सा टेक्निकल है, केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। तो बेटा याद रखना, बर्फ भी H2O होता है, यानी पानी से बना होता है, और दूसरा बर्फ भी पानी से बना होता है। तो उसमें क्या हो जाता है, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन आपस में जुड़ जाते हैं और यहां पर हाइड्रोजन बंध बना लेते हैं, इसीलिए बर्फ का दो टुकड़ा जोड़ने पर जुड़ जाते हैं हाइड्रोजन बंध के द्वारा। तो इसका आंसर क्या होगा? हाइड्रोजन बंध हो जाएगा, ये ध्यान रखिए, ए आंसर होगा। चलिए अगला जानते हैं, जब पत्थर के किसी टुकड़े को जल में डुबोया जाता है तो यह के बराबर जल को विस्थापित करता है। तो बहुत सिंपल सी बात है, अपने द्रव्यमान के बराबर, मास के बराबर करना चाहिए इसको। तो आंसर आपका क्या होगा? इसमें आयतन नहीं आंसर होना चाहिए, लेकिन इसमें आयतन आंसर दिया हुआ है, गलत है शायद, ये डी आंसर है। मुझे लगता है इसका आंसर होगा क्या? मास।
तो इसका आंसर क्या होगा? मास, क्योंकि यही आर्किमिडीज का प्रिंसिपल है। फिर भी मैं इसको संशोधित कराने की कोशिश करूंगा। देखो, बलों की न्यूनतम संख्या जो वस्तु को साम्यावस्था में रख सकती है, यानी कोई भी ऐसा फोर्स के संख्या बताइए जो किसी भी वस्तु को बैलेंस कर सकती है। तो बैलेंस वाले फोर्स का नाम बताइए। 47 का आंसर बताइए बी। तो याद रखना बेटा, बैलेंस फोर्स के लिए कम से कम 2 फोर्स ऐसे होते हैं जो किसी भी वस्तु को बैलेंस कर सकते हैं। इसका आंसर क्या हुआ? बी। चलिए अगला जानते हैं। किस नियम की सहायता से धातु की शुद्धता निर्धारण की जा सकती है? धातु की शुद्धता किस नियम से निर्धारित की जा सकती है? सुनो बेटा, दूध की शुद्धता हो या धातु की शुद्धता हो, वो सब कुछ आर्किमिडीज के प्रिंसिपल से की जा सकती है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। इसका जो आंसर होगा वो क्या है? सी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। किसी खास व्यवस्था में लंबाई, द्रव्यमान और समय का मात्रक 10 सेंटीमीटर 10 ग्राम तथा ये इसमें 0 पॉइंट रिस्पेक्ट द यूनिट ऑफ द फोर्स इज दिस सिस्टम विल बी इक्विवेलेंट। इसमें प्रिंटिंग मिस्टेक है, इसलिए क्वेश्चन थोड़ा सा डाउट है इसमें। चलो इस क्वेश्चन को आप अभी रॉन्ग कर लीजिएगा, इसमें कुछ मिसप्रिंट हो गया है वहां भी और यहां भी, इसी वजह से इसको हम नेक्स्ट आपको बताएंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी के केंद्र पर किसी वस्तु का भार क्या होगा? मैंने आपको पिछली क्लास में पढ़ाया था 0 होगा, क्योंकि वेट वहां पर g का मान 0, तो वेट का मान भी क्या होगा? 0। तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर क्या होगा? 0। देखो इसका आंसर क्या होता है? बी आंसर होगा। चलो थैंक यू भी है, वेरी मच भी है। आप हमसे यहां से कांटेक्ट कर सकते हैं, इस नंबर पर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो कृपया इस पर कॉल करिए, ताकि आपको सिस्टमैटिक तरीके से वीडियो मिलता रहे, पीडीएफ भी मिलता रहे और साथ ही साथ आपको एमसीक्यूज भी मिलता रहे। और हम बाद में चल करके फिजिक्स से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी कराएंगे। मैं आपको एक दावे के साथ बताता हूं, आरआरबी जेई का एग्जाम हुआ, उसमें न्यूमेरिकल लोग कह रहे थे फिजिक्स बहुत हाई लेवल आएगी, फिजिक्स बहुत हाई लेवल आएगी, और पता चला न्यूमेरिकल की संख्या किसी सेट में 1 है तो किसी में 2 है, किसी में 1 है। सारे साधारण क्वेश्चन आए हुए हैं, इसीलिए आपको बहुत हाई लेवल या बहुत टॉप लेवल पढ़ने की जरूरत नहीं है। सिंपल पढ़िए, नौकरी पाइए, हाई लेवल पढ़िए, ज्ञान लीजिए और चुपचाप अपने घर में बैठ जाइए। केवल और केवल आपको नौकरी पाना है तो आपको एक सिंपल तरीके से सिंपल चीजों को तैयार करना है। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।